CH50 Pressekonferenz. Rudra Rosani ka hatha pakarate. हुए उसे फ्रंट गेट की तरफ ले जा रहा होता है। वहीं रोशनी को रुद्र का इस तरह से उसका हाथ पकड़ना और उसे इतनी सारे लोगों के सामने घसीटकर फ्रंट गेट की तरफ ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। ऊपर से रुद्र ने अभी उससे जो भी कुछ कहा था वह सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। कुछ पुरानी बातों के साथ उसके अंदर गुस्सा और हताशा दोनों कई बड़ा ज्यादा बढ़ गए होते। अब उसे बात से कोई मतलब नहीं, एक दूसरे के लिए बड़े हैं या जो भी कुछ है। इस समय उसे रुद्र से दूर रह रहा था, उसे अकेलापन चाहिए था, रुद्र का साथ नहीं। इसीलिए रोशनी अपना हाथ रुद्र की पकड़ से चुदाने लगती है और उसकी तरफ घूरते हुए दांत पीसकर कहती है, प्रॉब्लम क्या है आपकी रुद्रा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जा रहा है और इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रुद्र उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये देख करके रोशनी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, रुद्र पर एक बार कह रही हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है, शायद आपको याद रही है लेकिन मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से याद है। मैं किसी को नहीं बता सकती कि हम दोनों पति पत्नी हैं और सच कहूँ तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती, इसीलिए मुझे उसे बड़ा एरिया की तरफ से नहीं जाना, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इतना कहकर रोशनी रुद्र को घूरने लगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे घूमती है उसके पीछे उसे वही सारे बॉडीगार्ड दिखते हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले उसका रास्ता रोका था। उनकी तरफ देख करके रोशनी एक बार रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, रुद्र पहले जाती कि अब आपकी सर पर किस चीज का भूत चढ़ा है, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे आपके साथ कहीं कभी और किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। Yaha bata sunakara ki Rudra hog kadamam ki sata Rosani. की तरफ आता है। वैसे तो रोशनी क्या है, ज्यादा काम नहीं थी, नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले इसकी हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन 6.1 इंच के रुद्र के सामने वह सिर्फ उसके कंधे तक आ पाती थी। ये देख करके रुद्र अपनी उंगली ऊपर करता है और उसकी चिन्ह पकड़ते हुए एक उंगली से उसका सर ऊपर करता है, उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि तुम्हें हर कीमत पर मेरी बात वाली है, कभी भी किसी के सामने भी और कहीं पर भी मैं कहूंगा कि तुम्हें फ्रंट गेट से जाना है तो तुम फ्रंट गेट से जाओगी। इतना कहकर के रुद्र रोशनी के पास हल्की तरह से झुकता है और उसके कानों में बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, और हाँ याद रखना, ये सौदा तुम्हारे भाई के बदले है, तुम नहीं चाहती ना कि मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरह सिंघानिया ग्रुप का कॉरपोरेशन भी तुम्हारे भाई को ब्लैक लिस्ट कर दे। ये बात सुन करके रोशनी का दिल धक से रह जाता है। उसकी आंखों के सामने बीते एक हफ्ते की सारी बातें घूमने लगती है, किस तरह से जब मिलने के बाद और प्रमोशन के बाद उसके भाई की लाइफ टेबल हो गई थी, वरना हमेशा तरह तरह के पार्ट टाइम जॉब्स, मीरा का काम करना और इसके साथ महीने के अंत में पैसों की तंगी, हमेशा से सोने के पालने में पहले बड़े ईशान मल्होत्रा के लिए इस तरह की जिंदगी तो वैसे ही मौत के समान थी। ऐसे में बिना रुद्र की प्रोटेक्शन के वह नहीं जानती थी कि आखिर आकृति से वह कब तक अपने भैया और भाभी को बचाएगी। वैसे भी जब तक ईशान जिंदा है तब तक दुनिया की नज़र में एक अडॉप्टेड बेटी होने के कारण सिंघानिया ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन को कभी भी वो पूरी तरह से हथियार ही सकती, और हमेशा से अपनी इमेज को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहने वाली आकृति कभी भी दूरियां कोई पता नहीं चलने देगी कि वह असल में एक नाजायज औलाद है। सारी बातें सोच सोच कर रोशनी को पता था कि एक बार फिर रुद्र ने उसे हरा दिया, एक बार फिर उसे उसकी बातें ही होगी, इसीलिए कुछ नहीं रहती, बस अपनी आंखों से रुद्र की गहरी आंखों में देखने लगती है। सच में अगर उसके अंदर हिम्मत होती ना रुद्र को कुछ भी करने की, तो फिर जिस इंसान को सबसे पहले मारती वह इंसान रुद्र ही होता, क्योंकि उसकी जिंदगी भी आज तक जो भी कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं रुद्र इन्वॉल्व भी था, चाहे वह आकृति के लिए हो या उनकी शादी के रिश्ते के लिए हो, ईशान से दोस्ती की बातों, हर चीज में, यहाँ तक कि आकृति भी उसकी जान की दुश्मन शायद सिर्फ रुद्र के लिए बनी थी, लेकिन उसका ये बेकार सा दिल कभी उसकी बातें नहीं मानता था। और आज भी अगर रुद्र को एक खरोच भी लग जाए तो मौत से बढ़कर दर्द उसे महसूस होता था। उसे हमेशा से पता था कि प्यार इंसान को कमजोर कर देता है, और आज देखो सब कुछ पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। भाई रोशनी को हर बात हुआ देख करके रुद्र उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए फ्रंट गेट की तरफ ले जाता है। जैसे ही वह लोग उसे जगह से बाहर निकलते हैं, कई सारी अलग अलग तरह की फ्लैशलाइट के कारण रोशनी की आंखें चौंधिया जाती है। वह उसे रोशनी से एडजस्ट हो करके किसी तरह से अपनी आंखें खोलता है तो आपके सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है और फिर अपने बगल में खड़े रुद्र की तरफ एक झटके से देखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि रुद्र ने ये सब किया उसे सादे, जिसे हमेशा से इस बात का डर था कि कहीं किसी को उनकी शादी के बारे में आप पता चल जाए। इसी डर के कारण वह इंसान उसे उनकी सुहागरात की स्टेज पर अकेला छोड़कर के अमेरिका चला गया था। वह इंसान आज शादी के 2 साल बाद लगभग 15 से 20 लोगों के वीडियो ग्रुप के सवेरे उसे घटिया सा ब्लू कलर का हॉस्पिटल गाउन पर आकर इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। यह आदमी करना क्या चाहता है, क्या मतलब है इस सब का?
वही लगभग 4 साल के लंबे गैप के बाद बिजनेस इंडस्ट्री के उसे बेताज बादशाह को वापस आया हुआ देख करके वीडियो रिपोर्टर्स पागलों की तरह फोटोज खींचने लगते हैं। आखिर इस इंसान को देख करके जो चीज़ सबसे पहले उनके दिमाग में आती है वह ये होती है कि इसके कार्य कॉरपोरेशन को संभालने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनके डूबते हुए शेयर्स आसमान को छूने लग गए थे। इसके साथ साथ नजरें कितने ही सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हासिल करके इस हिसाब से बड़े तजुर्बे का बिजनेसमैन को पहचान दिया था। और इस समय जिस चीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा था वह अपने अफेयर के कारण था। अब ये बात तो सबको जाती थी कि आखिर इस रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई है। जिस रुद्र से गाड़ियां किसे और पैसे पर इस न्यूज़ को इतने लाइक्स और शेयर्स मिले वह एग्जाम इस समय अस्पताल के गेट पर एकदम बिल्कुल किसी सोल्जर वाला स्टार्च लिए खड़ा था, एकदम सीधी कर लगभग अटेंशन की पोजीशन में। हल्के लंबे उसके बाल इस समय थोड़े से बिखरे हुए थे। मैंने उससे कई बार अपने हाथों से बिगड़ा हो। उसके हाथों में वह हैंडमेड 50 लाख की घड़ी थी जिसे स्पेशली उसी के लिए कस्टमाइज किया गया था, और एक 3 पीस बिजनेस सूट किसी हीरो से काम नहीं लग रहा था। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा उसकी टेंशन खींच रही थी वह रुद्र देवी बल्कि उसके बगल में खड़ी हुई रोशनी थी। बिखरे बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशान और उसकी पतले से शरीर पर एक हॉस्पिटल गाउन काफ़ी था रोशनी को बेचारा दिखाने के लिए। कई बार शूटर की आवाज़ सुनने के बाद उन रिपोर्टर्स का जो वापस वही कुछ बातें करते हुए धीरे धीरे कहता है जो बातें अच्छी तरह से रोशनी को सुनाई दे। यार यह क्या हो रहा है, अपनी होने वाली पत्नी को कंट्रोल करने की जगह ये सर यहाँ पर इसके साथ क्यों है? अरे एकदम सही कह रही है, जिस तरह से पहले देखा था उसी तरह से तो यह इनकी शादी के बीच में आ रही है क्योंकि उसे अपने जीजा जी से प्यार है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो वह न्यूज़ भी फेक लग रही थी और अभी भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। अगर कुछ गड़बड़ रही होती तो फिर इस तरह से रुद्र से गाड़ी आवे इतनी सुबह सुबह लाइव कवरेज के लिए क्यों बुलाता? उद्धरण चिन्ह। वही यह सब कुछ लाए हो रहा है। ये बात सुनकर कि रोशनी के आगे बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से रुद्र को घूरने लगती है। वही रुद्रा एक नज़र रोशनी को देखते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। ये देख करके एक बार फिर कई बार शूटर की आवाज़ और फ्लैश ब्लैंक होने के बीच उन्हें रिपोर्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या मतलब है? सच में झूठी तो नहीं थी? अगर थी भी तो भी यकीन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले 2 सालों से कभी जा रहे तो कभी आ जा रहे आकृति बालोत्रा के नज़ारे कितनी बार यह बात क्लियर किया है कि रुद्र और उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। कई बार उन्हें अमेरिका में भी देखा गया है, तो फिर आखिर जब तक रुद्र ने कुछ भी क्लियर नहीं किया तो अब क्यों? एक रिपोर्टर बड़े ही हिम्मत करके रुद्र के पास जाती है और उसकी तरफ अपना माइक करते हुए कहती है, सर इस समय एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है कि किस तरह से आपने अपनी होने वाली भाग्यतर को अपनी साली के लिए छोटे का फैसला किया है। तो फिर क्या बता सकते हैं कि आखिर अभी आप इस समय क्या उसे बात का पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं? वही रोशनी को भी यही बात चाहती थी। आखिर इन सब का अरेंजमेंट किया क्यों था? क्या वह सबको बताने वाला था कि असल में उसकी पत्नी बल्कि टीवी पर या फिर मोबाइल पर इस लाइव कवरेज को देख रहे हैं? लोगों को भी इस जवाब का इंतजार था। सुबह सुबह कई सारे इंस्टाग्राम न्यूज पोर्टल्स पर अचानक से इतनी मसालेदार खबर सुबह के बाद हर जगह बस इसी की चर्चा चल रही थी और इस समय इस चर्चा में मौजूद तीनों कैरेक्टर ही बिल्कुल शायद थे। फिर अचानक से रुद्र से कार्य का इस तरह से सबके सामने आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा था क्या वह इस लड़की को दोषी ठहराने वाला था या फिर इस सबके सामने बेइज्जत करने वाला था, या बात कुछ और थी? आखिर मामला क्या था? ये बात तो रुद्र के अलावा किसी को नहीं पता थी। और वहीं दूसरी तरफ इस समय अपने बेडरूम में बैठे बैठे अपने फ़ोन को अपने दोनों हाथों से कसकर झगड़ा आकृति बड़े ध्यान से कैमरा में दिखाई जा रहे रुद्र को देख रही थी। उसे भी इंतजार था रुद्र के जवाब का। जाता था उसे कि आखिर पिछले 2 सालों से उनके रिश्ते पर चुप्पी साधा रुद्र क्या अब कुछ रहेगा या फिर अपने भविष्य को बचाने के लिए एक बार फिर से रोशनी को धोखा दे देगा? अगर रुद्र ने सबको बता दिया कि असल में बेर और उनका क्या रिश्ता है तो फिर मेरी इमेज का क्या होगा? दही जब तक मेरे पापा सारी चीज़ पीछे सैंडल करते तब तक रुद्र किसी भी कीमत पर उनके अगेंस्ट या फिर मेरे अगेंस्ट जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी बता रहे क्यों? पर आज रुद्र को देखकर आकृति को ऐसा लग रहा था या तो रोशनी की पहचान नहीं तो शायद उसकी। जब 51 पब्लिक रिएक्शन एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकृति काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी, हालांकि वह बार बार खुद को यही कहकर शांत करने की कोशिश कर रही थी कि रुद्र कभी भी उनकी अरेंजमेंट को तोड़ेगा नहीं। लेकिन आप पता नहीं क्यों कैमरा पर मौजूद रुद्र और रोशनी को साथ में देख करके उसका दिल धक धक कर रहा था कि शायद आज वह होगा जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी।
चाय एक तरफ रोशनी बड़े गौर से रुद्र की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे भी इंतजार था रुद्र की बातों का। आखिर वह आज किसका साथ देने वाला था, उसका या फिर आकृति का। सिर्फ रोशनी नहीं, कई सारे ऐसे लोग। चाहिए आगे क्या होने वाला है ये बात जानना था। वह भी अपने अपने मोबाइल फोन्स पर या टीवी पर लाइव कवरेज देख रहे थे। पंजाबी एकदम साफ थी। रुद्र सबके लिए बिल्कुल किसी रोल मॉडल की तरह था। पढ़ाई में टॉपर, फैमिली वर्ल्ड क्लास। डूबती हुई नैया पर सवार होकर के उसने समुद्र से लड़ाई लड़ी थी, और बिल्कुल किसी हीरो की तरह सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला था। फिर अचानक से यही मिस्टीरियस आदमी अलग अलग इंडस्ट्रीज के कभी टॉप पर रहे, लेकिन अब अपना नाम और से हो चुके लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करता है, और कार्तिक जैसी एक ऐसी फोर्स को रेडी करता है जो रातों रात किसी भी माफिया फोर्स को हटा सकती है। इस इंसान के सेक्रेटरी के रूप में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का Topa Elita Bijanessa Mainda Tyara Hota Hi Jais Aja Dunia. मोहित के नाम से जानते थे, और जितना यह आदमी सक्सेसफुल हो रहा था उससे कई ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहा था। अचानक से अमेरिका चले जाना, फिर अचानक से वापस आ जाना, इसीलिए लोगों के अंदर इस आदमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा थी। जब अचानक से ऐसी कोई विस्फोटक न्यूज़ आती है कि जो इंसान अपने आप को 10 दीवारों में बंद करके रखता है वह इस तरह से एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को डेट करे, उसे एंगेजमेंट तक कर ले, तो फिर लोगों को स्पेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। वही रुद्र जो इस समय सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वह इस समय बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसके चेहरे से यह बता पाना बहुत मुश्किल था। अस्पताल में बेड पर लेट लेट अपने लैपटॉप पर लगातार बटन क्लिक कर रहा और बड़ी मुश्किल से खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा मोहित लगभग रोते हुए कहता है, मुझे पता था, मैं जानता था कि वह आदमी मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। भले ही उसे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे अंदर अगर 10 हाथियों का ताकत भी होगा तो भी मैं उसकी पत्नी को छूने नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बदला तूने निकालना ही था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, लेकिन नहीं, फिर भी वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल करो। यह नया है, वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल। वही सोफे पर बैठे बैठे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का एप्पल खा रहा है। कार्तिक उसकी तरफ देखा है और किद कर कहता है, अरे तो सुबह से क्रिक क्रिक क्या कर रहा है, चुप रहना, मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। फाइनली आखिरकार रुद्र के अंदर थोड़ी बुद्धि है और उसने डिसाइड कर लिया कि रोशनी को सच बताना है, वरना तो इन दोनों का रिश्ता वही जाता जहाँ पर जाकर के सारी कहानियों का दी एंड हो जाता है। और तुझे तो खुश होना चाहिए, तो इतने सस्ते में पड़ गया क्या? यहाँ पर बैठकर रो रहा है तो उसे सीनरियों के बारे में सोच, जब तुझे अपनी आधी टूटी टांग के साथ कूद कूद कर ऑफिस जाना पड़ता, और जितना रुद्र को हम लोग जानते हैं ना, वह अगर ठान लेता तो तुझे ये बात करनी ही पड़ते। इसीलिए जो कर रहा है उसमें शांत रहेगा, कम से कम तुझे वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल 1 हफ्ते के लिए मिलना, उसमें खुश रहे। मैं तो कल से ऑफिस जाने लगा पड़ेगा फिर। वही कार्तिक का भाषण सुनकर के मोहित अपना सर लैपटॉप की तरफ मोड़ते हुए सोचने लगता है, बस आज तो तय हो गया, मेरे सारे दोस्त कमीनी हैं, मैंने दोस्ती भी कमीनों से ही की है, मेरी चिंता किसी को नहीं है। जहां एक तरफ हॉस्पिटल रूम में टेंस माहौल रहता है, वहीं बाहर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर भी टेंस मार रहता है। कई सारे डॉक्टर, नर्स, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स भी समय बाहर झांकने की कोशिश कर रहे होते। सबको जानना होता है कि आखिर रुद्र क्या कहेगा। नहीं, लगभग 5 मिनट तक वैसे ही खड़े रहने के बाद आखिरकार रोज रखना मुंह खोलता है और कहता है, यहाँ पर आकर के इतने कम समय में हमारे रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए शुक्रिया। द थिंग बिकॉज ऑफ विच यू ऑल, अरे हियर इज समथिंग विच आई रियली डिड नॉट वांटेड टू शेयर। ये सुनकर के सब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो लोग लाइव चैट्स में सारी बातें सुन रहे होते हैं वो कमेंट करते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है जो रुद्र को शेयर नहीं करनी? कितनी पॉलिटिकली इतनी सारी बातें इसमें बोल दिए। बहुत अच्छा लगा सुन करके, मैंने तो पहली बार रुद्र की बातें सुनी है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई लीडर बोल रहा हो। ऐसी कौन सी बात है जो मीडिया को बताने में इतनी झिझक है? वही इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर रुद्र इस समय अपने सामने लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहा था, जिन्होंने अपने अपने माइक और भी आगे कर दिए थे और बड़े ध्यान से सुनना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या रात खुलने वाला है? वही रुद्र उनकी तरफ देखते हुए एक हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, ये सारी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ को पब्लिकली मीडिया के सामने लाने के बाद हमारी निजी ज़िंदगी पर कुछ असर पड़े, लेकिन आप लोगों ने मेरा नाम एक इरेलीवेंट इंसान के साथ जोड़ा, और सिर्फ जोड़ा ही नहीं बल्कि कुछ मीडिया हाउसों ने मेरे और मेरे पत्नी के रिलेशनशिप में मेरा नाम किसी और के साथ जोड़कर दरार लाने की कोशिश की, और मेरी अपनी पत्नी को थर्ड पार्टी क्लेमर किया गया। इस चीज़ में मुझे और स्पेशली मेरी वाइफ को इमोशनल ड्रामा दिया है, इसलिए मैं उसे मीडिया हाउस पर तुरंत केस फाइल करना चाहता हूं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी मेरी वाइफ के बारे में बेहुदा बातें कही हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया गया है। आप लोगों को लॉयर लेटर मिल जाएगा।
रुद्र की बातें सुनते हैं लाइव कवरेज के लिए जो प्लेटफॉर्म चुना गया था वह क्रश कर जाता है। एक साथ इतने सारे कमेंट्स आने लगते हैं। वहीं इस समय अपने रूम में बैठ करके लाइव कवरेज देख रही है आकृति का पूरा फेस सफेद पड़ जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। एक रिपोर्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और रुद्र के सामने माइक करते हुए तब कपकपाती हुई आवाज में पूछता है, सर अचानक से यह अनाउंसमेंट करके क्या आप दुनिया के सामने अपनी वाइफ को लाना चाहते हैं? क्या आपके बगल में यह मैडम आपकी वॉइस है? और आखिरकार आप इतने समय से इस मामले को लेकर चुप क्यों थे? ये सुनकर के सब लोग हैरानी से कैमरा को एक बार फिर से देखने लगते हैं। बात तो सही थी, अचानक से ये सब करने का क्या मतलब है? इतने समय से आकृति ये पूरा माहौल फैला रही थी कि वह असल में रुद्र सिंघानिया की होने वाली पत्नी है, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों? और अगर सच में रुद्र की शादी हो गई है तो उनकी पत्नी कौन है? क्योंकि इतना कुछ बोलने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में तो बताया नहीं। और इस समय उनके बगल में जो खड़ी है क्या वही उनकी पत्नी है? सवाल बहुत सारे थे और जवाब तो रुद्र को ही देना था। वही यह सारी बातें सुनकर कि रोशनी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे वह स्टेटस दे रहे हैं, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल थे। जब 52 में आकृति रुद्र सिंघानिया। इस समय सब लोग बड़े गौर से रुद्र की तरफ देख रहे होते। सबका ध्यान बस इसी बात पर रहता है, क्या आखिर रुद्र खाने क्या वाला है? अब क्या वह सच में एक्सेप्ट करने वाला? ये सब बातें वही रुद्र जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, अचानक से एक फोन की रिंगटोन कैमरा लाइट्स की शटर की आवाज में सुनाई देने लगती है। वहां मौजूद सारे मीडिया रिपोर्टर्स, मैगजीन के रिपोर्टर्स सब वहां पर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, मानो एक दूसरे से पूछना चाहते हो तुम्हारा फोन है, कहीं तुम्हारा तो नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जिस इंसान से उन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं रहती वह इंसान अपना फोन उठाता है। रुद्र अपना फोन उठाता है और दूसरी तरफ की सारी बातें जैसे जैसे वह सुनता है उसका चेहरा एकदम शांत हो जाता है और वह बिना किसी रिप्लाई के अपना फोन कट करके वापस अंदर रख देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि आधा लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि रुद्र ने एक्चुअली फोन उठाकर बात भी कर लिया, रख भी दिया। वहीं खड़ी रोशनी जब कॉलर आईडी को देखते हैं तब उसका दिल धक से रह जाता है, क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि उसके पापा होते हैं, राजीव मल्होत्रा। वह इंसान जिसने जब तक उसकी मां जिंदा थी तब तक उसकी सारी बातें मानता था। अगर कोई उसे कुछ भी कहता तो दीवार बनाकर उसे आदमी के सामने खड़ा हो जाया करता था। लेकिन उसकी मां के मरने के 13 दिन के अंदर ही इस इंसान ने अपने आप को ऐसा बदला कि फिर वह कभी भी अपने प्यारे पापा को इस इंसान में देख ही नहीं पाए। एक लड़की के लिए उसके सुपर हीरो उसके पापा होते हैं और उसके केस में उसके पापा तो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी थे। जब उसकी माँ उसका उत्तर करती थी तब भी उसके पापा उसकी मदद किया करते थे। रुद्र के बारे में उसे वह कितना पसंद करते हैं ये बात उसने अपनी मामा को नहीं बताया था और पापा को सबसे पहले बताया था, लेकिन आज तक इस यकीन नहीं हो पाया कि यह वही आदमी था जो उसकी रोने से सूरत पर दुनिया जहां की सारी चीज लूटने के लिए तैयार था। और पिछले 4 सालों से उसने न जाने कितने आंसू बहाए थे, उसकी जिंदगी में कितना कुछ घटा। उसका एक्सीडेंट हो गया, वह कोमा में चली गई। एक वक्त था जब 300 साल पहले उसकी मौत भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पापा को कहीं नहीं देखा। आज भी रोशनी को ऐसा ही लग रहा था, शायद रुद्र को आकृति का नाम न लेने के लिए किया गया था। अब बस रोशनी को देखना था कि रुद्र अपनी बात पर कायम रहता है या फिर अपना फैसला बदल देता है। नहीं, रोशनी इतने सालों की जुदाई में शायद ये बात भूल गई थी कि रुद्र सिंघानिया रुद्रा सिंघानिया है। उसको जो काम करने के लिए मना किया जाता है उसे काम को वह और डंके की चोट पर करता है। रुद्रा अपने सामने खड़े मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ एक तिरछी सी स्माइल के साथ देखता और कहता है, मैं यहाँ पर अगर रोशनी के साथ खड़ा हूँ तो इसका यही मतलब है ना क्यों मेरी वाइफ है। इसके बाद रुद्रा रोशनी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए इसे अपने करीब खींचता है और अपना सर हल्का सा टेढ़ा करके उसके सर से लगाते हुए कहता है, वे अरे हैप्पीली मैरिड। हमारी शादी 2 साल पहले हुई थी और कुछ पर्सनल और प्राइवेट रीजंस के कारण हमने इसे पब्लिक नहीं किया था। इनफैक्ट हमारा एक बच्चा भी है जो कि हाल ही में 15 दिन का हुआ है। रुद्र की बात सुनकर के 1 सेकंड के लिए तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसने इतनी फ्रेंकली यह सारी बातें कह दी थी मानो बता रहा हूँ जैसे कल रात को उसने क्या दिन में किया हो। मतलब 20 दिन पहले तक तो ये तक नहीं पता था कि रुद्र सिंघानिया कहाँ पर है, और आज 20 दिन बाद अचानक से एक अस्पताल के गेट के सामने अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर यह आदमी कहता है कि इसका एक 20 दिन का बच्चा भी है। मतलब कितना कुछ छुपा के रखा है इस आदमी ने। अब जब सबने देख लिया था कि रूप ने बड़ी आसानी से सारे सवालों का जवाब दे दिया तो एक साथ कई सारे रिपोर्टर्स अपना अपना माइक आगे करके सवाल पूछना शुरू करते हैं। कुछ तो रोशनी की तरफ अपना माइक करते हुए पूछने लगते हैं, मैं आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या प्लीज़ आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकती है? और आपके और आकृति मल्होत्रा के बीच में क्या रिलेशन है? उद्धरण चिन्ह, मैं आप इतने समय से दिल्ली में रह रही थी या फिर रुद्र सर के साथ अमेरिका में? क्या आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी शादी या फिर बच्चों के बारे में पता है या फिर आपने उनसे भी सीक्रेट रखा था?
उद्धरण चिन्ह। Main plia hamare kvs cancer car javaba digi. Quote. Vahim dusari tarifa rosani to kuda rudra ki sari batam sunakara bloka hogai thi uslaga nahim ta ki rudra atani isili saba exceptakara lega ragara isa ta to pahale hi rudrako causa detikari koti sunatia ke case nakar dikati taki usake upara she pahale hi thora asara hota isa samaya rosani ekara laga hi soccer mem thi. ऊपर से उसे एक साथ इतनी सारी अटेंशन की आदत नहीं थी। जब से आकृति की दस्तक उसकी लाइफ में हुई थी, उसके अपने माँ बाप ने उसके ऊपर से अपना अटेंशन हटा दिया था, तो फिर उसे तो अकेलेपन में जीने की आदत सी हो गई थी। एक साथ इतने लोगों के सामने आने से वह घबरा गई थी। वही रूथ रोशनी को इतने ख्यालों में खोया और कंफ्यूज देखकर के गुस्से से एक रिपोर्टर की तरफ देखा है, जिसका माइक इस समय बिल्कुल रोशनी के चेहरे के पास था और एकदम कड़क आवाज में कहता है, तथा ऐसी इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग इसके बाद सिंघानिया के बारे में कोई भी ऑफर फैलाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। रुद्र के इतना कहते हैं उसके पीछे खड़े दर्जन पर बॉडीगार्ड आगे आ जाते हैं और मीडिया रिपोर्टर्स को साइड में करते हुए उसकी और रोशनी के जाने के लिए स्पेस बनाते हैं। वहीं रुद्र सबके हटाने के बाद रोशनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ साथ बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह अपनी शानदार लग्जरियस कार की तरफ ले जाने लगता है। कल सुबह क्या खबर छपनी है और कैसे सबसे पहले यह बात सबमिट करनी है, इस होड़ में मौजूद की रिपोर्टर्स जल्दी जितना हो सके उतना इस इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। रुद्र की गाड़ी हॉस्पिटल से सबके सामने अपने पीछे लगभग 3 से 4 गाड़ियों का कारवां लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू का असर न सिर्फ उसके गरीबी लोगों पर बल्कि कुछ ऐसे लोग जो कि शायद उसे जानते भी नहीं थे उन पर भी पड़ने लगता है। हॉस्पिटल वार्ड में ये सारी चीज लाइव देख रहा कार्तिक अपने पैर पर चढ़कर ताली बजाते हुए हंस रहा होता है और बार बार एक ही बातें कह रहा होता है, यार रुद्र ने तो कमाल कर दिया, मेरे को तो बस मल्होत्रा का चेहरा देखना है। आखिर वह सोच क्या रहा होगा, इस समय उसकी क्या कंडीशन होगी। उद्धरण चिन्ह। वही काम के बोझ के नीचे दबकर टूटे पैर का वजन उठा रहा मोहित इस समय चमकते हुए चेहरे के साथ रुद्र को देखते हुए चेहरा होता है, यार पता है कॉलेज टाइम पर ना कोडिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स के अलावा मैंने बहुत सारे रोमांटिक नोवेल्स पढ़ी है। बिल्कुल इसी तरह से हीरो अपनी हीरोइन को दुश्मनों के सामने प्रोटेक्ट करता है। मजा आ गया सच्ची। इस समय इन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि आगे ये दोनों हैं कौन। वहीं दूसरे तरफ सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बैनर के अंदर मौजूद मीडिया कंपनी, जिसकी देखभाल रुद्र का सबसे छोटा भाई वीर करता था, अपने केबिन में बैठा कुछ नई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए वह भी यह इंटरव्यू देख रहा होता है। उसके ठीक सामने बैठी तन्वी बार बार टाइप की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, देखा मैंने कहा था ना, तुम ऐसे ही कह रहे थे। भाई को पूरी तरह से भाभी ये पसंद है और वह उन्हीं से प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। अरे तुम सोचो, भाई जैसे इंसान के साथ आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे सकती है। अगर वह भाभी को कुछ नहीं समझते तो क्या उनके साथ कभी भी रुद्राक्ष को पैदा करते। वही वीर अपने सामने मौजूद स्क्रिप्ट को टेबल पर पटकते हुए तन्वी की तरफ देखा और कहता है, तू आखिर यहाँ पर क्यों आई है, तुझे मैं यहाँ क्यों बुलाया। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे बता सके कि मुझे इन सब में से कौन सी मूवी पर अपना अगला दौर लगाना चाहिए, कि मैं इन्वेस्ट करना चाहिए। और तू यहाँ पर यह सब बातें लेकर बैठ गई। और तुझे कब से है रोशनी इतनी पसंद आने लग गई। वही तन्वी अपना आईपैड टेबल पर रखते हुए वीर की तरफ देखती है और एक नकली हंसी के साथ कहती है, पहली चीज छोटे भैया वह भाभी है, दूसरी चीज है इस दुनिया में आने के बाद सारे रिश्ते मतलब के लिए बनते हैं। अब तक मुझे ठीक से पता नहीं था कि मेरे बारे में सच में कौन सोचता है मेरी फैमिली के अलावा। अब जब मुझे पता चल गया तो मैं ऑब्वियसली उसे इंसान को चुनूं ही ना। वही वीर अपने सर पर हाथ रखते हुए तन्वी की तरफ देखा और कहता है, जो भी हो मुझे तो अभी भी लगता है कि भाई एक बहुत बड़े इल्यूजन में पास कर चुके हैं और उसे रोशनी ने पक्का कोई मायाजाल फैला दिया है। नहीं तो क्लियरली इतनी समय से भाई ने आकृति के बारे में कुछ नहीं कहा था, अचानक से उन्हें क्यों बोलना पड़ा। तन्वी वीर की तरफ ऐसी दिखती है जैसे वह किसी पागल आदमी की तरफ देख रही और कहती है, दादू के सामने मत कहना ये सब। अगर आकृति इतनी अच्छी होती ना तो फिर हमारे दादाजी आकृति जो कि बड़ी है घर की, उसे छोड़कर के रोशनी को नहीं चुनते। और जहां तक बात रही इल्यूजन की तो वह तुम्हें हुआ है, भाई को नहीं। भाई तो इल्यूजन से बाहर आ गए और इससे पहले कि तुम्हें भाई अफ्रीका में शिफ्ट कर दे तुम अपनी आने वाली फिल्मों की हीरोइन को चेंज करो और आकृति को कम देना बंद करो। तन्वी की बात सुनकर वीर भी सच में पड़ जाता है। अगर वीर की राय से देखा जाए तो उसे आकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं,
नजर आती उल्टा उसे रोशनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। उसकी नज़र में रोशनी उसके परफेक्ट भाई के लिए बिल्कुल सही नहीं है। रोशनी की पर्सनैलिटी वैसे है ही नहीं कि वह रुद्र से मैच कर सके। कोई आकृति जैसा कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसानी हो सकता है जो कि रुद्र के लायक हो। वैसे तो परिवार और स्टेटस से सिंघानिया फैमिली का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव मल्होत्रा इस समय अपना फुल सपोर्ट आकृति को देता है और यह सब उनके एक्शन से साफ पता चलता है। इसीलिए वीर का और बाकी सब लोगों का जो कि रोशनी और आकृति में कंपैरिजन करते थे, उनका यही मानना था कि आकृति इज मच मोर कंपेटेबल दैन रोशनी। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा सदन के मास्टर बेडरूम में अपनी ब्रांडेड रेड वाइन को आराम से पी रहे राजीव मल्होत्रा अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस समय अपनी मां के गले लगा कर रो रही होती है और एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर आकृति रोते रोते उनके पास आती है और उनके बगल में घुटनों के बल बैठकर कहती है, पापा आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। रुद्र ने पूरी मीडिया के सामने न सिर्फ रोशनी को कबूल लिया बल्कि मुझे एक बेकार इंसान की तरह, बिल्कुल किसी कूड़े कचरे की तरह इस पूरी फिल्म से ही हटा दिया। इसके इतना का करके आकृति बुरी तरह से रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता हुआ देख करके अपने हाथ में मौजूद शराब की गिलास सामने रखे ग्लास के टेबल पर रख करके राजीव जी उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और बड़ी ही गंभीर आवाज में कहते हैं, तू चिंता क्यों करती है? वह तो रूप का इक्का मेरे पास अभी भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कर करके मैं सारी दुनिया के सामने तुझे मिसेज रुद्र सिंघानिया बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह च 53 315 सालों तक बहरूपिया के साथ रहना। दिल्ली की सबसे पावरफुल इलाके में जहां पर मकान के प्राइस महलों के बराबर होते हैं, इस एरिया के सबसे बड़े यूरोपियन शैली 3 स्टोरी बंगलों के अंदर इस समय नौकरों और सर्वेंट की चल फेल थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल अरेंज कर रहे थे। काफी समय से बेड रेस्ट पर होने के बाद भी रुद्र के दादाजी इस समय हाल में बैठकर के सारी चीजों को पर्सनली हैंडल कर रहे थे और इसकी वजह अभी किसी से छुपी नहीं थी। सबको पता था कि आज आखिरकार इतने समय बाद परिवार के सभी लोग एक साथ डिनर कर रहे होंगे और जिस बात को लेकर के आज घर में सबसे ज्यादा खुशी थी वह यही थी कि इस घर के दोनों बड़े बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ आज घर वापस आने वाले थे। अपनी परबूते और अपने दोनों बड़े फोटो के बारे में सो करके दादाजी के चेहरे से हंसी गायब ही नहीं हो रही थी। अपनी दोनों फोटो की शादी उन्होंने चुनकर करवाई थी और अपनी पसंद पर उन्हें थोड़ा सा भी शक नहीं था और वह अच्छे से जानते थे कि रोशनी और उनकी बड़ी बहू दोनों ही उनके पोते के काबिल है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों में रुद्र ने रोशनी के साथ बर्ताव किया था, उसके बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके रिश्ते फिर से सुधार पाएंगे। लेकिन आज जो रुद्र ने सबके सामने किया था, उसे न सिर्फ उन्हें अपने पोते पर पत्र था बल्कि हमेशा से ज्यादा गर्व भी हो गया था। इस बारे में सोच सोच कर वह अपने सामने मौजूद उसे डाइनिंग एरिया के एक खाली दीवार की तरफ देख रहे थे, जहां पर सिर्फ एक बहुत बड़ी सी फोटो फ्रेम लगी थी जिसमें उनके बेटे बहू तीनों पोत और पोती सभी लोग थे और इसके नीचे एक फोटो फ्रेम और थी जो बिल्कुल इसी की साइज की थी पर खाली थी। पर आज जो हुआ था उसके बाद उन्हें इस बात की उम्मीद हो गई थी कि आखिरकार यह फोटो फ्रेम भी भर ही जाएगी। रोशनी इस समय गाड़ी में बैठे बैठे खिड़की के बाहर देख रही थी। आज जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोच सोच कर मैं नहीं माँ उसे अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। उसका दिल जो बताने कितने ही समय से इस कोशिश में लगा था कि अब उसे सूत्र से कोई उम्मीद नहीं है। उसे जगह मानो जैसे कैसे रेगिस्तान में किसी को कुआं मिल गया हो, इस तरह से उसके दिल में भी एक उम्मीद ने अपना घर बना लिया था। इस समय हॉस्पिटल का पुराना सा गाउन पहने अपने बिखरे लंबे घने बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसे इंटेंस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी जो कि रुद्र के घूमने की वजह से उसे महसूस हो रही थी। इस समय रुद्र से इतनी गहराई के साथ बोल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर में होल बन जाए। अपनी नजरें इधर उधर घूमते हुए ना चाहते हुए भी रोशनी मन ही मन रुद्र को कोसने लगती और सोचती है, अरे यार पता नहीं अभी साथ में को क्या चाहिए, इतनी समय से इस तरह से घूम रहे हैं मानो मैं कोई टेस्टी खाने की चीजें जिसे देखते ही खाने का मन कर रहा है इनका। इसलिए आधे घंटे से जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से यही हालत है, पता नहीं मैं कहाँ देखूं, उनकी तरफ तो देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। गाड़ी का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो गया था। लगभग आधे घंटे से रुद्र रोशनी को घोड़े जा रहा था और रोशनी खिड़की के बाहर घूमने जा रही थी और ड्राइवर जो गाड़ी कर चला रहा था उसका ध्यान बार बार अपने बॉस की तरफ जा रहा था। चीन का चेहरा इस समय काले बादलों से भी ज्यादा काला हो चुका था और इससे पहले कि किसी भी कारण की वजह से यह गुस्सा उनके ऊपर पड़ता, ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए डिवाइडर ऑन कर दिया। चलो आपसे सुने ही देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, अच्छा है गाड़ी महंगी है वरना बिना डिवाइडर के तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पर मेरे साथ ही जाती। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर की इस हरकत के कारण रोशनी तुरंत अलर्ट हो गई थी और ना चाहते हुए भी धीरे धीरे अपना सिर घूम करके रुद्र की तरफ देखने लग गई, जो कि इस समय अपनी आंखें छोटी करके और एकदम सड़ा हुआ सा चेहरा बना करके उसी की तरफ देख रहा था।
जैसे ही वह रोशनी को पालता था वह देखता है रुद्र के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसकी यह हरकत देखकर रोशनी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेती है। रुद्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और अब और टॉलरेट ना कर पाने के कारण वह रोशनी का हॉस्पिटल वाला जो शर्ट और लूज लोअर होता है उसे उसकी कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचना लगता है। एक झटके से अचानक से इतनी फोर्स से खींचे जाने के कारण रोशनी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है और सीट पर लगभग लेट ही जाती है। उसके पर बड़े ही अजीब अंदाज में खिड़की के ऊपर होते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है जो कि खिड़की बंद थी, वरना अभी तक तो उसके पर खिड़की के बाहर पहुंच गए होते। उसका शेर इस समय रुद्र की बाहों में होता है और रुद्र उसे बड़ी ही इंटेंसली घूरे जा रहा होता है। रोशनी एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में अपनी जगह पर आराम से बैठे रुद्र की बाहों में अपना सर और पैरों को गाड़ी की दूसरी तरफ रखते हुए खुद को किसी तरह से संभालती है और उसकी नज़रें रुद्र की नज़र से जा टकराती है। रुद्र की आंखों में देखते हुए उसे बार बार अपने बेटे की याद आ रही थी, क्योंकि यह बात तो सस्ते की रुद्रांश रुद्र के एकदम कॉपी है। वही गहरी हल्की नीली आंखें, लंबी घनी पलकें और लगभग शहर के कलर जैसा रंग, जो जालाइन इतनी तिरछी और इतनी तेज कि इससे तो कुछ भी कर जाए। वही रुद्र रोशनी की आंखों में देखते हुए अपने फ्री खाली हाथ से रोशनी के घुंघराले बालों को, जो कि इस समय उसके चेहरे पर आ गए थे, उन्हें अपनी उंगली से साइड करते हुए उसकी आंखों के सामने आकर के जोर से चुटकी बजाता है और उसकी तरफ देखकर अपने 32 दांत वाली स्माइल फ्लैश करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं तो मुझे नजर लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ रुद्र की मुस्कुराहट देखकर रोशनी की आंखें छोड़ दिया गई थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र की बातें सुनकर कि रोशनी के कान के अंदर मौजूद उसके पर्दे में पड़ गए थे। रोशनी, नजर लग जाएगी। किसको नजर लग जाएगी? कौन है आदमी? कैसी बातें कर रहा है ये? रुद्र कैसे हो सकता है अपने एक एक शब्द को 1 करोड़ का समझने वाला एरोगेंट इंसान, जो किसी को तूल नहीं देता, वह भी इस समय उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया खत्म हो रही है क्या? वही रोशनी के चेहरे पर पूरे कंफ्यूजन और शोक देखकर रुद्रा उसके कमर पर अपना हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हो गया बेबी? किस बात को लेकर तुम इतना शॉक हो गई? अब जब मैं दुनिया की नज़र में तुम्हें अपना हमसफर, जीवन भर का साथी, पत्नी, बीबी स्वीकार कर ही लिया है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें अपनी ऐसी पर्सनैलिटी दिखाऊं जो सिर्फ तुम तक सीमित हो। कुछ तो बोलो, क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। वही रोशनी को इस समय ऐसा लग रहा जैसे उसके आसपास सब कुछ धुंधला धुंधला हो रहता है और इस समय वह इतनी ज़्यादा, या फिर यूँ कहूँ तो इतने बड़े शौक से गुजरती है कि वह वही रुद्र की बाहों में ये सोचकर बेहोश हो जाती है। असली पर्सनैलिटी? तो अब तक मैं किसी बहरूपिया के साथ शादी में थी, आखिर यह हो क्या रहा है? इसका मतलब कि पिछले 315 सालों से वह जिस आदमी के साथ थी, जिससे वह इतना प्यार करती थी, वह नाटक कर रहा था, इतना बड़ा नाटक और इतने लंबे समय के लिए। बेहोश होते आखिरकार रोशनी सिर्फ इतना ही सुन पाती है, और जो सुनती है उसके बाद उसका मन ही नहीं करता कि वह होश में आए। सच में बड़ी कमज़ोर हो तुम। पहले खुद ही चाहती थी कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करो, अपने सारे राज बता दो, और अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं और उससे पहले ही भी होश जाओगे। रोशनी, ड्राइव गाड़ी को वापस अस्पताल की तरफ घुमाओ। छोड़ जाने दो, घड़ी ले चलो, लेकिन तुम मोहित को कॉल करके बोल दो कि वह सिद्धार्थ को घर भेज दे। च 54 प्लेन अटैक एंड एग्जीक्यूशन। घड़ी की तरफ बार बार देख रहा है ईशान। इस समय लिविंग रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 50वीं बार चल रहा होगा। सोफे पर बैठे बैठे अपने प्यारे भतीजे के साथ खेल रही मीरा ईशान की तरफ देखती और अपनी आंखें घूमते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। उसे सच में इस आदमी से कोई बात नहीं करनी थी। जितना टाइम इस आदमी ने शायद जिम में ट्रेडमिल पर भाग भाग कर नहीं बिताया होगा, उससे कई ज़्यादा समय तो ये सोच सोच कर इधर उधर चलकर लगा देता है कि आखिर इस समय इसकी बहन और उसका पति क्या कर रहे होंगे। ऐसे ही देखते देखते और 10 मिनट निकल जाते हैं और आखिरकार मीरा से बर्दाश्त नहीं होता और वह रुद्रांश को अपनी गोद में अच्छे से पढ़ते हुए सोफे पर घूमकर बैठ जाती है और ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, लगभग 2-3 किलो वजन ऐसे चल चल कर घाट गया है। अब अगर अपने शरीर पर दया नहीं कर सकते तो अपने पैरों पर कर लो। कितना चलेगी आपको? चला चलते देख करके मेरा सर दर्द होने लग गया। वही ईशान अपने बालों में अपने हाथ फिरते हुए मीरा की तरफ देखा है और कहता है, अरे तू चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? मुझे तो लगता है कि चिंता के कारण कहीं मेरे सारे बाल ना झड़ जाए। तुम्हारी बहन अगर उसे पत्थर के मूरत के साथ घूमेगी ना तो तुम्हें भी चिंता होने वाली है। पता नहीं कैसा है आदमी, जब से अमेरिका से वापस आया है तब से रोशनी भी बदली बदली लग रही है और यह आदमी भी बदलाव लग रहा है। सबसे पहले तो इतने दिन से अपने घर नहीं गया है। इसके दादाजी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कहाँ है इनका पता। उसके बाद ऐसी सड़ी हुई इसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर चूहा भी रहना पसंद नहीं करते, और तो और मेरे साथ रहकर मुझसे झगड़ा नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो क्या कि 2 साल की दूरी के कारण इसके मन में मेरी बहन के लिए प्यार जग गया।
नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल है नारायण, ऐसा दिन कभी मत दिखाना। उद्धरण चिन्ह। Mira, a pain pati ki ora acting a kodeka karak mira bilkulas bikulesa ho gather. हाँ हाँ, भगवान के पास तो और कोई फ्री टाइम है नहीं। दो लोग जो कि अपना रिश्ता तोड़ने में लगे थे और फाइनली जोड़ रहे हैं, उन्हें फिर से तोड़ने के बारे में सोचेंगे वह है ना, पहले खुद संभल जाओ उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अफसोस की बात है कि मीरा के मन में क्या चल रहा है अब तक ईशान को पता नहीं चल पाया था। ईशान फिर से अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है, अब तुम ही बताओ, आज उसकी जिस तरह से हीरो बंद करके दुनिया के सामने ये कहा कि रोशनी उसकी पत्नी है, अगर वह कल को किसी वजह से फिर से मुकर गया तो मेरी बहन तो कहीं की नहीं रहेगी। मैंने पहले ही रोशनी से कहा था कि रुद्र के बहकावे में ना आए, वह खाली दिखने में अच्छा है, बाकी उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। जो लोग जितने अच्छे होते हैं उनका दिल उतना ही अजीब और काला होता है। मीरा, बार बार खुद ही बोलकर कि खुद ही को थप्पड़ मार रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अरे भूल गई, तुम भी तो खाली शक वाले हो, तुम्हारे पास भी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। Kia matalaba haya ke dikan vale kale dilaki ho time main bia ki dikati hum kuda bia ke dikati ho ora tumhari bahana bia ki dikati hai. Quote. इस समय मीरा के मन में बहुत बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह इस समय और कुछ बोल करके ईशान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उससे पूछता है। Eka bata batai insana kya apiko bilkula bi kusi nahim ho rahi ki akirakara akati ko koi to isa mila jo ki yusna kara sake yahajanan ki bada. ये सुनकर के ईशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके हैंडसम से चेहरे पर यह मुस्कुराहट को ज़्यादा ही अजीब लग रही होती है। उसे देखकर लग रहा होता मानव पता नहीं उसने किस किस के बारे में क्या क्या सोच लिया है। ईशान अपना सर हल्का सा टेढ़ा करता है और मीरा को देखते हुए किसी ऐसी हंसी के साथ कहता है, बहुत खुशी हो रही है, हाथ से पहले मुझे इतना खुशी कभी नहीं हुई थी। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आखिर आकृति किस तरह से रो रही होगी। जब मेरी बहन ने रुद्र से शादी की थी तब जिस तरह से वह रो रही थी, काश इस तरह से रो रही हो। इमेजिन करने में बड़ा अच्छा लगता है। जब देखो तब मेरी बहन की खुशियों में मूड बदलने आ जाती है। मिस्टर मल्होत्रा के बैकअप के बाद उसे ना नहीं करने वाला है। आज उसे एहसास होगा बंदरों को अदरक अच्छी नहीं लगती बल्कि इंसानों को लगती है। मीरा, आज इस आदमी को होकर गया है, उल्टी सीधी बातें करने का रिकॉर्ड बनाने वाला है क्या? कहावत पर क्या क्या कहत बोल रहे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद होता है तो उसको पता नहीं किस भाषा में बोलते हैं। और वैसे अदरक है कौन और बंदर कौन है? रुद्र, रोशनी और आकृति में से। Mira bahuta jada frustrated hogai thi vahata basa bhagavana she yahi mana rahi thi ki azase pahel vahagus mem kucha bol rosania jay. और लगता है जैसे भगवान आज बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मिल के बातें सुन ली। लगभग 2 मिनट के अंदर गाड़ी के होने की आवाज़ आने लग गई। इस आवाज़ से साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि रुद्र अपनी फेमस स्पोर्ट्स कार में बैठकर आ रहा है। आवाज़ सुनते ही ईशान इस तरह से लिविंग रूम से भाग गया जैसे कि शादियों में खाली लिफाफा रखकर मेहमान भाग जाते हैं। Vahi azana ki harakata dekakara ki bekari mira eka basa fira she spikalesa ho jati hai. Mira. Rosani kata pata nahim lekina mem jaldabaji mem jarara sadi kara lithi. ईशान जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वैसे ही वह अपनी ओपन बालकनी से देख लेता है कि किस तरह से बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल गाउन पहने रोशनी को रुद्र अपनी गोद में उठा करके बिल्डिंग की तरफ ले जा रहा होता है। ये देख करके ईशान, जिसका मेंटल बैलेंस थोड़ी देर पहले से ही बिगड़ा हुआ था, वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, रुद्र सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की? नीरज के घर से बाहर निकल रही होती है रुद्रांश को लेकर के। ईशान की इतनी तेज आवाज़ सुनकर एकदम हैरान रह जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। उसे डर था कि कहानी इन दोनों के बीच कंपाउंड में ही कोई झगड़ा ना हो जाए। आखिर ज़्यादा लोगों को रुद्र कौन है ये पता नहीं था। इस तरह से डायरेक्टली नाम लेकर तो आधे दिल्ली शहर को पता चल जाएगा कि कितनी छोटे से हाउसिंग एरिया में रुद्र सिंघानिया आकर रह रहा। ये सोच करके वह तुरंत ईशान के पीछे पीछे रुद्रांश को अपनी गोद में लिए जाने लगती है ताकि उसे रोक सके। ईशान और रुद्रा दोनों इस समय आमने सामने होते हैं। ईशान गुस्से से रुद्र को देख रहा होता है, वहीं रुद्र भी अपनी गहरी आंखों से ईशान को देख रहा होता है। एक की आंखें आग उगल रही होती है और दूसरा सर्द हवाओं के साथ हमला कर रहा होता है, मतलब टक्कर बड़ी जोरदार होती है। रुद्र आगे आगे चलने लगता है, ईशान भी आगे आगे चलने लगता है। इस समय वहां पर बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के स्लो मोशन वाले सीक्वेंस जैसा माहौल बन गया होता है। क्लाइमैक्स में देखना होता है कि आखिर अब होने क्या वाला है। सभी लोग अपनी सांसें थमकर बैठे रहते हैं। कुछ लोग बालकनी से झांक रहे होते हैं, कुछ लोग इधर उधर अपनी खिड़कियों से देख रहे होते हैं। वहीं रुद्र के बॉडीगार्ड उसके पीछे ही खड़े रहते हैं।
उन्हें पहले से ही पता था कि ईशान और रुद्र के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन फिर भी सेफ्टी सबसे पहले है। इस समय जिस तरह से ईशान चिल्लाते हुए नीचे आ रहा था देखकर तो साफ साफ लग रहा था कि हमला होने वाला है। अब तो मीरा भी नीचे आ गई थी, सब लोग देखने वाले थे क्या होगा। वही ईशान अपने लंबे लंबे पैरों से तेज कम लेते हुए रुद्र की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों की आंखें एक दूसरे का आई कांटेक्ट अब तक नहीं छोड़ा होता है। एकदम टॉप कैंडिडेट वाले दुश्मन दोनों लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं सब लोग बिना पल के झटका इधर देखने लगते हैं। पहले कौन मारने वाला है और अपने गोद में रोशनी को लेकर कैसे। ईशान रुद्र के पास जाता है और तुरंत उसके पास जाकर के उसके बगल में खड़े होते हुए धीमे धीमे कदमों के साथ चलने लगता है और रुद्र को देखते हुए बेचारों से शक्ल बनाकर कहता है, क्या हुआ है, मेरी बहन को ठीक तो है ना? वह उद्धरण चिन्ह Mira, Vodagutsa ki tima, Asapasa ki loga. इतना ही पूछना था तो शांति से नहीं पूछ सकते थे, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? उद्धरण चिन्ह यहाँ कोई एक्शन सीक्वल चल रहा है जो कहानी में ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं। वही सबकी क्वेश्चन भरी नजरों को सहते हुए भी रुद्र और शाम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों रोशनी को लेकर के सीधा उसे फ्लैट में चले गए थे जिसे रुद्र ने रिनोवेट करवाया था। ऊपर जाते जाते सीढ़ियों पर खड़ी मीरा को भी ईशान अपने हाथों से खींचते हुए फ्लैट के अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड की टीम थी, लेकिन जैसे ही मीरा अंदर आती है ईशान घूम करके तुरंत में दरवाजा बंद कर देता है। बॉडीगार्ड की टीम जो कि अंदर जाने ही वाली होती है। जहां एक तरफ सब लोग अभी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक लैंड रोवर कंपाउंड में अपनी एंट्री मरती है। गाड़ी का दरवाजा खोल करके जल्दी से कार्तिक बाहर निकलता है और बैक सीट पर बैठे सिद्धार्थ को घूरते हुए कहता है, अरे जल्दी चलो ना, रुद्र को पहुंचे हुए 10 मिनट हो गए होंगे, एक एक मिनट के लिए 1-1 लीटर खून जलाना पड़ेगा, जल्दी चलो। उद्धरण चिन्ह वही सिद्धार्थ बैक सीट से बाहर निकाल करके अपना बैग उठाते हुए कहता है, अरे चल रहा हूं ना, मुझे अपना केक तो लेने दो, बिना क्रिकेट में देखूंगा कैसे चम्मच और कांटे से। वही सिद्धार्थ को लेट करता हुआ देख करके कार्तिक एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऊपर ले जाते हुए अभी भी आसपास झांक रहे लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग के पास सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? कम से कम एक डॉक्टर और एक शरीफ बॉडीगार्ड को तो छोड़ दो। आसपास के पड़ोसी, अरे ओ शरीफ बॉडीगार्ड, हमने तुम्हें पकड़ के कब रखा था, कर देखो आता। देख करके बॉडीगार्ड की टीम जो कि दरवाजे के बाहर खड़े रहती है उन्हें सल्यूट करती है और उन्हें कुछ कहने वाली होती है। कितने में कार्तिक उन्हें इग्नोर करते हुए अंदर जाता है। दरवाजा खोलना है और एक बार फिर से उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। इस समय फ्लैट के अंदर का माहौल काफी ज्यादा टेंस रहता है। दो बहुत ही ज्यादा जल्दी आदमी रोशनी के दोनों किनारों पर बैठे होते हैं। वहीं बैग की एक तरफ एक छोटा सा कौन है मैं किसी तरह से ईशान के पास जगह प्रकार के मीरा बैठी रहती है, पर दोनों आदमियों के बीच में हो रहा है घूरने का कंपटीशन देख रही होती है। इतने में कार्तिक और सिद्धार्थ अंदर आ जाते हैं और अंदर का टेंस माहौल देखकर के कार्तिक सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उसको घूमने लगता है। मतलब कुल मिला जुला के इस समय सभी लोग रोशनी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इसी के साथ ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर इस मामले में गलती किसकी है। कोई नहीं जानता कि लगभग आधे घंटे के अंदर एक और मुसीबत उनके घर पर दस्तक देने वाली होती है। मिस्टर मल्होत्रा यानी कि ईशान रोशनी के असली पापा इस समय अपनी गाड़ी में बैठे उसे हाउसिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर इस समय सभी लोग मौजूद थे। उनके साथ आकृति भी होती है और मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर मौजूद गुस्से के बादलों को देख करके मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, सो रही होती है। उनकी गाड़ी के पीछे 2-3 अलग अलग कंपनी के मीडिया रिपोर्टर्स की गाड़ियां भी चल रही होती है। इन सब के बारे में सोच कर और देख कर आकृति सोचने लगती है, सिर्फ 10 मिनट और रुक जाओ तुम रोशनी। इसके बाद जिस तरह से अभी कुछ समय पहले रुद्र ने मेरी बेइज्जती की थी ना, ठीक उसी तरह से सारी दुनिया के सामने तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल किसी मजाक की तरह बन जाओगे। इसके ऊपर लोग सिर्फ हंसेंगे। CH55 Blackmail. Siddhartha Isa Samaya Rosani Kar Sekapa. कर रहा था, बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभाल पा रहा था। उसके हाथ में मौजूद स्टेथोस्कोप भी हल्का सा काम रहा था। वजह थी कि जब से वह इस रूम में आया था 2 लोगों से कंटिन्यू इसलिए घूरे जा रहे थे। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो देख रहे थे। इसके साथ साथ उसे इस तरह से ट्वीट कर रहे थे जैसे कि अगर उसने कुछ गलत बोला तो वह उसे मार ही देगा एक बार, जो कि सिद्धार्थ को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वही ये कि अचानक से आखिर रुद्र के अंदर इतना बदलाव आया कैसे, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग में बदलते जितना इस इंसान ने खुद को बदल दिया।
वहीं कुछ ऐसे ही सवाल कार्तिक के मन में भी थे, ईशान के मन में भी थे, मीरा के भी मन में थे, लेकिन फिलहाल ईशान अपने सारे सवालों को अपने दिमाग के किसी कोने में फेंक करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन पर कंसंट्रेट करना चाहता था। वही छोटा सा रुद्रांश इस समय अपने पापा के गोद में बार बार अपने हाथ ऊपर उठ करके खेलने की कोशिश कर रहा था। पूरे कमरे में इस समय सिर्फ वही था जो कि रिलैक्स था, बाकी सब लोग तो कुछ ज्यादा ही टेंस थे। सिद्धार्थ रोशनी का एक चेकअप करता है, फिर खड़ा होकर के रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, रोशनी अभी ठीक है, एक गैस काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर के कारण कुछ समय के लिए बेहोश हो गई है, थोड़ा आराम करेगी तो होश आ जाएगा। इतना सुनकर के सभी लोग राहत के साथ लेते हैं। सबको चिंता थी क्योंकि रोशनी अभी अभी मुश्किल से 1 महीने पहले की कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वह कोमा में भी चली गई थी। मतलब उसकी तबीयत तो स्टार्टिंग से ही ज्यादा ही खराब थी। उन्हें डर था कि कहानी इस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से कुछ ऐसी बात तो सवेरे आज जो लोग नहीं चाहते कि उन्हें पता चले। अभी इन सब लोगों ने राहत के साथ ली थी। कितने में गेट से एक बॉडीगार्ड भागते हुए बाहर आता है और कार्तिक की तरफ देखते हुए उसे कुछ इशारा करता है। ये देख करके कार्तिक उसके पास जाता है और उसे धीरे धीरे कुछ बातें करने लगता है। अब तक बाकी सब लोगों का ध्यान उसे पर चला गया था। उसे बॉडीगार्ड की बात सुनकर के कार्तिक थोड़ा सीरियस हो जाता है और रुद्र के पास आकर कहता है, रुद्र श्री मल्होत्रा आ चुके हैं और जी तैयारी के साथ वह आए हैं। डोंट थिंक सो कि अपनी बेटे या बहू से मिलने के लिए आ रहे हैं। कार्तिक अपनी आवाज कम नहीं करता और नॉर्मली बात करता है क्योंकि उसे कमरे में जितने भी लोग मौजूद थे वह सब फैमिली मेंबर्स थे और अगर बीते 2 सालों को हटा दे तो ईशान के साथ भी रुद्र के कारण उसकी दोस्ती काफी अच्छी ही थी और ईशान के घर की कंडीशन तो सबको पता है, इसलिए कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। कार्तिक की बात सुनकर ईशान सीरियस हो जाता है। अब तक उसके चेहरे पर जो हल्का गुस्सा था, चोर थी, सब गायब हो जाते हैं। वह इस समय एकदम सीरियस हो करके कार्तिक और रुद्र के पास आता है और उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, मल्होत्रा से तुम्हारा मतलब कहीं? ईशान के चेहरे पर गुस्सा देखकर के खाते की गहरी सांस लेता है, उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, थोड़े से ज्यादा ही बात है। इस पूरी दुनिया में एक तेरा ही आप है जो अपने सगे रिश्तों से ज्यादा सौतनों पर ध्यान देता है और वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह जो सौतेली बेटी है उसकी माँ से उसने शादी कर रखी है। मुझे तो कभी कोई समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे परिवार में होता क्या है। ये सुनकर के ईशान अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुठियां बना लेता है और एकदम लाल गुस्से भरी आंखों से कार्तिक को देखते हुए कहता है, वह मेरा परिवार नहीं है। मेरे परिवार में मेरी माँ के अलावा सिर्फ मेरी बहन है और उसका बेटा। अब जबकि मेरी माँ नहीं रही तो सिर्फ हम भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा है। ना तो हमारी कोई बड़ी बहन है और ना ही कोई पता नहीं क्यों यह आदमी यहाँ पर आ रहा है। ईशान की हालत देखकर कार्तिक कुछ नहीं कहता। वही जब वह दोनों चुप हो जाते हैं तो उन दोनों को एक बिल्कुल सर्द लेकिन ठंडी आवाज सुनाई देती है, वह तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना सुन करके कमरे में मौजूद सभी लोग जो कि उनकी बातें ध्यान से सो गए थे रुद्र की तरफ देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पर इस समय एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती है। इस समय उसका हैंडसम सा चेहरा इतना ज्यादा डरावना लग रहा होता है कि किसी हिम्मत नहीं होती किसके पास जा सके। रुद्र अपना फोन निकाल करके थोड़ा आगे बढ़ करके गेट के सामने मौजूद कॉरिडोर वाली बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाता है। नीचे देखने लगता, इंतजार करने लगता है शिकार के उसके जाल में फंसने का। वही कार्तिक अपने मन में सोचने लगता है, जो लोग रुद्र को जानते हैं वह अच्छी तरह से समझते हैं कि जैसे ही रुद्र ऐसी सडिस्टिक से हंसी के साथ हंसना है ना, तो फिर जिस भी पार्टी ने उससे पंगा लिया उसका बचपना लगभग नामुमकिन होता है। रुद्र को बाहर जाता देख करके ईशान देश के पीछे भेजा जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों तुम्हारे लिए आ रहे हैं? ऐसा क्या किया है तुमने? उद्धरण चिन्ह। ईशान की बात सुनकर के वहीं पर खड़ा कार्तिक एक बार रुद्र की तरफ देखा है, जो कि इस समय गहरी सोच में होता है और अब उसे रहा नहीं जाता तो वह खुद आगे बढ़कर बताता है, क्या किया है ये पूछो, क्या क्या नहीं किया है? लेकिन रुद्र ने नहीं, तुम्हारे पापा ने किया है। कार्तिक की बात सुनकर ईशान उसकी तरफ हैरानी के साथ देखा है और थोड़ा घबराते हुए पूछता है, क्या किया है उन्होंने? उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर के कार्तिक अपना सर दूसरी तरफ फिरता है और कहता है, पता है मैं दुनिया में बहुत सारे लोग देखे लेकिन तेरे बाप जैसा किसी को नहीं देखा। तू उनका सबसे बड़ा बेटा है, असली बेटा, लेकिन फिर भी तुझे अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि तुझे दूसरी और कोई काम ना मिले इसलिए बाकी कंपनी पर प्रेशर बनाया और तो और रोशनी और रुद्र की शादी का नाजायज फायदा भी उठाया। ये बात सुनकर के ईशान 2 कदम आगे लेता है और कार्तिक की आंखों में देखते हुए पूछता है, रोशनी की शादी से तेरा क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है ये शादी तो तुम्हारे दादाजी ने करवाई थी ना, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को प्रॉमिस किया था। ये सुनकर के कार्तिक नफरत भरी आवाज में कहता है, वादा?
तो दिया था, पूरा भी तो किया, पर तुम्हें पता है जब दो लोगों की शादी होती है ना, तो सिर्फ उन दो लोगों की शादी नहीं होती है तो परिवारों की शादी होती है। यही रीजन था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन ने समझौता किया था और अपनी फैक्ट्री में बनने वाले कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो कि सिर्फ हमारी ब्रांड के स्टोर्स और फैक्ट्रीज में बनते थे, उन्हें मल्होत्रा उसके साथ लॉन्च करने के बारे में सोचा था। तुम्हें तो याद ही होगा, उसी टाइम पर तुम कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड जो थे। कार्तिक की बातें सुनकर के ईशान अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एकदम बेखुदी से अपना सर हमें हिलता है। आखिर कैसे नहीं भूल सकता था उससे पाल को, जब भारी कंपनी के सामने उसके पापा ने उसका ऑफिस आकृति की मांग को हैंडल करने के लिए दिया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं था। एक कंपनी की प्रेस्टीज, उसके पैसे और इन्वेस्टमेंट सब कुछ इस पर डिपेंड करते थे। जिस केबिन में कभी उसकी माँ बैठा करती थी और जो विरासत में उसके रोशनी के लिए मिला था, उसे उसकी आंखों के सामने उसे औरत को दे दिया जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था। वह पल सोच सोच कर ईशान को इतना गुस्सा आता था कि कभी कभार ना चाहते हुए भी अपने ही पापा के खिलाफ अजीबोगरीब ख्याल हो अपने मन में बना लेता था। कुछ तो ऐसे होते थे जिनके बारे में गहराई से सोचने पर उसे खुद से ही नफरत होने लगती थी। कार्तिक अपनी बात पूरी करते हुए ईशान की तरफ देखा और कहता है, जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी सारी चेंज हो रहे थे और तुम दोनों भाई बहनों का स्टेटस घर में गिरता जा रहा था, तब यहाँ से रूद ने तय कर लिया था ताकि पत्नी को उसका खोया हुआ दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसी के लिए बात करने पर जब वह केबिन में गया था तो पता है क्या हुआ। फ्लैशबैक। अपनी ब्लैक एसयूवी कार में बैठे हुए रुद्रा उन डॉक्यूमेंट को एक बार भी चेक कर रहा था। अभी अभी उसे बिजनेस संभाले में 6 महीने हुए थे। मम्मी पापा की डेथ के बाद बहुत मुश्किल से कंपनी फिर से ऑन ट्रैक खोल और उसके शेयर्स की रफ्तार भी बढ़ रही थी। इसलिए इस समय किसी भी तरह कोई भी चूक सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी खतरनाक हो सकती थी। रुद्र अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके ठीक पीछे पीछे 2 फाइल्स अपने हाथों में लिए मोहित भी आगे बढ़ रहा होता है। रुद्र की उम्र कम होती है, बिजनेस का उसे ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन यह शायद उसकी पर्सनैलिटी ली थी जिसे अट्रैक्ट होकर के वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसे पर चला गया था। रुद्र को वहां देखकर के नीचे रिसेप्शन हॉल में वेट कर रहा आरव आगे बढ़कर के रुद्र से हाथ मिलाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, Velakama Sarah Shri Malhotra ni Apico Director Conferenza Ola Memgulea Hi Thissa ve Plia. Quote. ये बात सुनकर मोहित थोड़ा हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगता है, क्योंकि रुद्र कोई सिंपल क्लाइंट नहीं था या कोई बिजनेस पार्टनर नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा का अपना जमता था, उनकी बेटी का पति, और आपसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया हो। जितनी भी मीटिंग्स हुई थी वो पर्सनल होती थी। रुद्र के चेहरे पर कुछ ज्यादा भाव नहीं थे, इसलिए मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए, इसलिए वह भी रुद्र के पीछे पीछे ही चलने लग गया। आरव दरवाजा खोल करके उसे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे मोहित और रुद्र भी होते हैं, पर अंदर का नज़ारा देख करके मोहित बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लगभग 50 लोगों को एकोमोडेशन कर ले इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें पूरी तरह से खाली होता है। खाली हेड चेयर पर मिस्टर मल्होत्रा बैठे होते हैं। रुद्र उनके ठीक सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। रुद्र भी उनकी बात मानकर बैठ जाता है। तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना बेटा? जिसने अभी कुछ समय पहले एक ऐसा काम किया होता है जिसमें पूरे बिजनेस इंडस्ट्री को लगभग शॉप में डाल दिया होता है, अपने बड़े बेटे और कंपनी के राइटफुल हेयर को कंपनी से बाहर निकाल देना और ठीक उसी के सामने अपनी दूसरी पत्नी के बेटी को उसी के केबिन को देना, यह चीज़ किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। सवाल सबके मन में थे, लेकिन रुद्रा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका तो बस यही मानना था कि यह सारे बेनिफिट्स मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से उसमें शादी की और अगर रोशनी से ही और उसके भाई से ही इस कंपनी का और यहाँ के एम्प्लॉयज मैनेजर का कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर यह कंपनी रहे चाहे ना रहे, इसे क्या फर्क पड़ता है। ITS राइट अंकल। ये सुनकर क्या अपने हाथ में मौजूद एक फाइल को रुद्र की तरफ करते हुए और आर्ब को एक इशारा देते हुए मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, बेटा अंकल मत बोला करो, वी आर फैमिली राइट। अब तक तो तुम्हें मुझे पापा बोलने की आदत हो ही जानी चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो बात है वह बिल्कुल क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि ईशान इसके टेबल टू हैंडल दिस कंपनी विच ए सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड। इसीलिए बेटर होगा कि मैं इसे कैपेबल इंसान को शौक दूं, और वैसे भी ईशान बड़ा हो चुका है, उसे यह बात समझनी चाहिए कि अपने पापा से किस तरह से बात करनी होती है। और मैं यही चाहूँगा कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बिजनेस में ना आने दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए बुलाया है।
रुद्र अपने सामने मौजूद फाइल को खोलना है और उसके अंदर लिखा कंटेंट पर करके उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल चेंज नहीं होते, उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही मिस्टर मल्होत्रा बड़ी ही गौर से रुद्र को देख रहे थे। वह जानना चाहते थे कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद आकर रुद्र का क्या रिएक्शन होता है। रुद्र के पीछे खड़ा मोहित अपना रुमाल निकाल कर अपने माथे पर पसीना पोंछ रहा होता है। सच में उसे कभी कभार लगता है कि आदमी पूरी तरह से सठिया गया है। अब मैं सजे बच्चों को छोड़ करके कोई सौतेली को कैसे इतना प्यार दे सकता है, उसे कभी समझ नहीं आता था। और उसे जानना था कि फाइल में क्या लिखा है, पर क्योंकि इस समय रुद्र से पढ़ रहा था और साइड में खड़े होकर के चुपचाप बस देख रहा था। जैसे फाइल रुद्र बंद करता है वैसे एक जोरदार हंसी के साथ वह पूरा खाली इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस और गूंजने लगता है। इतने समय से रुद्र को देखने के बाद ये पहली बार था जब मिस्टर मल्होत्रा ने अपने इस सुकौर दामाद को हंसते हुए देखा था। थोड़ा सा चढ़कर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, ये हंसी घबराहट की है या फिर डर की है? जो भी है तो मुझे बता सकते हो। रुद्र हंसना बंद करके बड़ी ही गौर से मिस्टर मल्होत्रा को देख रहा होता है और से कहता है, श्री मल्होत्रा, आपने अभी मुझे जितनी भी बातें कही आपने क्या उन्हें खुद भी सुना है? आई मीन कि आप कह रहे थे कि मैं आपके बेटे जैसा और दूसरे ही पल आप कहते हैं कि बिजनेस को सामने से कंपेयर नहीं करना चाहिए। खैर, इस मामले में तो मैं आपसे कई गुना ज़्यादा पीछे, लेकिन मैं अपनी फैमिली को उसी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता जिस तरह से आप करते हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ मल्होत्रा, हमारी कंपनी के साथ डील करके तुमने हमारी फैक्ट्री में ये जो गलत केमिकल्स का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है ना, इसलिए ये तो मैं बहुत महंगा पड़ने वाला है, इतना महंगा जिसकी कीमत ये तुम अपनी पूरी कंपनी बेच कर पाओगे। फ्लैशबैक एंड रुद्र, मोहित, कार्तिक, थोड़ी दूरी पर खड़ा सिद्धार्थ, सभी लोग वहां मौजूद होते हैं। कार्तिक की बातें सुनकर के ईशान हैरानी के साथ से देखने लगता है। कार्तिक गुस्से के मारे अपने बालों में हाथ करते हुए कहता है, उसी समय तुम्हारे उसे बूढ़े बाप ने न सिर्फ रुद्र को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी बल्कि यह भी कहा था कि अगर वह अपनी खुद को की बचाई हुई इज्जत को बचाना चाहता है और अपनी सिंघानिया कंपनी को इंटैक्ट रखना चाहता है तो फिर उसे उनकी सारी बातें माननी पड़ेगी, और यही कारण था कि रुद्र को अमेरिका जाना पड़ा। ये सुनकर के ईशान सवालिया नजरों से कार्तिक की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र का हमारे पास जाना और इतने बड़े ब्लैकमेल के पीछे का चक्कर आखिर क्या है। ईशान की उलझन समझ करके कार्तिक उसकी तरफ देखता रहता है। श्री राजीव मल्होत्रा ने सबसे पहले शर्त ही यही रखी थी कि रुद्र रोशनी को डिवोर्स देकर के आकृति से शादी करें। पता है तुम्हारे जो पाप है, मुझे बात अच्छी तरह से जानते थे कि रोशनी रुद्र को कितना प्यार करती, किसी से यह बात नहीं छपी थी। उसके बाद भी सिर्फ आकृति के लिए उन्होंने ये करने का फैसला किया। वह तो रुद्र ने उसे पॉइंट पर एक एक्शन प्लान रेडी किया और तुम्हारे बाप को इस बात का यकीन दिलाया कि क्योंकि कंपनी को लेकर के अभी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत स्टेबल नहीं हो जाती तब तक इस बारे में वह कोई दूसरी बात नहीं कर सकता और अमेरिका चला गया, वरना तो तुम्हारा बाप इन दोनों का डिवोर्स 2 साल पहले ही करा चुका। और इस समय भी तुम्हारे पापा का यार का व्हाट्सएप एकदम क्लियर है कि वह रुद्र को मीडिया के सामने फोर्स कर सके और वह जो फेक डॉक्यूमेंट और अपने ही फैक्ट्री में गलत केमिकल्स इस्तेमाल करने का जो इल्जाम है उसे एक्सपोज कर सके। अभी अभी कार्तिक ने यह बात करनी खत्म ही की होती है कि तभी उसे कंपाउंड के छोटे से गेट से एक एक करके लगभग 8 गाड़ियां करके उसे जगह खड़ी हो जाती है और वह छोटा सा कंपाउंड जहां पर ऐसा में रुद्र के बॉडीगार्ड भी खड़े थे काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। ईशान, रुद्र, कार्तिक, सिद्धार्थ सभी लोग देखते हैं कि किस तरह से 3 अलग अलग चैनल के न्यूज रिपोर्टर्स को भी बुलाया गया होता है। लगभग 1 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बराबर माहौल रेडी किया गया होता है और एकदम सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खोल करके राजीव मल्होत्रा बाहर आते हैं। उसे इंसान को उसे तरह से देख करके ईशान को बहुत गुस्सा आता है। उसे कभी सोचा भी नहीं था उन लोगों को घर से बाहर में कहाँ देने के बाद भी उनकी लाइफ से इन लोगों का पीछा नहीं छूटेगा। कुछ सोचकर ईशान जल्दी जल्दी से वहां से जा करके इस बार सबके सामने ही अपने पापा से ऐलाने जंग करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता है रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कभी कभी दिमाग से भी सोच लेना चाहिए, और वैसे भी राजीव मल्होत्रा को जड़ से उखाड़ने का वादा मैंने किया है, तुम जहाँ करे वहीं चले जाओ। वैसे भी मेरे साथ बेईमानी करने का नतीजा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक बार जिसे मैं बर्बाद करने की सोच ली उसे खुद भगवान भी आकर आबाद